एक नाम उजैर बलूच, जो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक क्रिमिनल एंटरप्रेन्योर था। 4 फ्लोर के बंगलों में रहता था, अपने साथ एक अपनी प्राइवेट आर्मी लेकर घूमता था। पाकिस्तान में सेना, पुलिस, इन सब का खौफ था, लेकिन उजैर बलूच के आसपास कभी सेना और आर्मी, यहां तक कि रेंजर्स, जो पाकिस्तानी रेंजर्स है और पुलिस है, वो भटक नहीं पाए। ऐसी क्या मजबूरी थी पाकिस्तानी सरकार को कि वो इतने बड़े गैंगस्टर को पहले तो पालती रही, लेकिन बाद में उसे जेल में बंद कर दिया। उजैर बलूच के कनेक्शन आईएसआई, इंटरनेशनल जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे थे। उसके पास महंगी से महंगी बंदूकें थी। उसने अपने घर को किला बना रखा था। जब मन चाहा वहां ब्लास्ट, वहां हत्या, और अपने प्रतिद्वंदी की मौत के बाद उसके सर के साथ फुटबॉल खेलता है। क्या उजैर बलूच भारत का एजेंट था? पाकिस्तान की जेल में अब वो सड़ रहा है, लेकिन उसकी असली कहानी क्या है? धुरंधर मूवी में तो उसके बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है, लेकिन क्या जो मूवी में दिखाया है वही उजैर बलूच की ओरिजिनल कहानी है? इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में कि असली कहानी उजैर बलूच की क्या है। क्या सच में वो स्पाई था? क्या सच में वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता था? क्या वो सिर्फ गैंगस्टर था या पॉलिटिकल मोहरा? इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे हम उजैर बलूच के बारे में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेष पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। पाकिस्तान का कराची, और कराची में लियारी में 11 जनवरी 1970 को एक लड़का जन्म लेता है, जिसका नाम है उजैर बलूच। पूरा नाम उजैर जान बलूच। फैमिली कोई हाई प्रोफाइल फैमिली नहीं, एक नॉर्मल फैमिली। पिता जो ट्रांसपोर्टर है और अपने ट्रांसपोर्ट का काम धाम देखते हैं। उजैर बचपन में पढ़ाई में अच्छा था, घर का चहेता लड़का था, और उजैर की 2 बहनें थीं। ऐसे में उजैर जो है वो पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था कॉलेज के बाद, पढ़ाई के बाद। अब जो उनके पिता थे फैज़ मोहम्मद, उनकी एरिया में छवि बहुत अच्छी थी, बिजनेसमैन थे, तो उन्हें मामा फैजू कह के बुलाया जाता था उस एरिया में। अब मामा फैजू का नाम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मामा फैजू का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वही मामा फैजू का एक भतीजा था जिसका नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था, बड़ा क्रिमिनल था, बड़ा गैंगस्टर था। लेकिन उजैर बलूच रहमान डकैत से पूरा अपोजिट था। उजैर जो था वो बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता था, और पॉलिटिक्स में अपना नाम करना चाहता था, अच्छा काम करना चाहता था। ऐसे में इन लोगों का जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था वो बढ़िया चल रहा था, और फैमिली का जो कनेक्शन है वो ईरान से भी ताल्लुक रखता था। ईरान, बलूचिस्तान, सिस्तान, इन सब जगहों से उनका कनेक्शन था। फैमिली की जो बिलोंगिंग थी वो ईरान से थी। इसलिए उजैर बलूच के बाद जो पासपोर्ट था, आगे जाकर मैं ये स्टोरी बताऊंगा, तो उसके पास ईरानियन पासपोर्ट था। अब इनके बॉर्डर क्रॉस कनेक्शंस भी थे, ईरान से कनेक्शंस थे। बलूचिस्तान का उस समय में संघर्ष चल ही रहा था पाकिस्तान के साथ, और बलूच आर्मी को इनकी फैमिली जो थी इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट भी करती थी। ऐसे में कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ना उजैर बलूच के खिलाफ, ना उनके पिता के खिलाफ। फैमिली जो थी स्टार्टिंग से ही बिजनेस फैमिली थी, और बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली थी। ऐसे में लोकल लेवल पर उनके परिवार का काफ़ी अच्छा नाम था कि ये अच्छे लोग हैं, वेल संपन्न लोग हैं, और इनका पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में आएंगे तो कुछ रिफॉर्म लेके आएंगे लोगों के लिए। अब 2001 में लियारी में मेयर इलेक्शन होता है। अब मेयर इलेक्शन में सब लोग बोलते हैं उजैर तुम खड़े हो जाओ, यार तुम पढ़े लिखे हो, सब बढ़िया है, तो तुम खड़े हो जाओ। और वो लोगों की बात सुनता है और मेयर इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। अब मेयर इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा होता है और हार जाता है। अब यहाँ से उसकी लाइफ में एक टर्न आने वाला था, और उसकी लाइफ में एक ऐसी बड़ी घटना आने वाली थी जो उसकी लाइफ चेंज कर देगी। अब वो हार जाता है, और हारने के बाद फिर वापस से अपने बिजनेस में लौट जाता है। लेकिन वहाँ एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था अरशद पप्पू। अरशद पप्पू का भी गैंग जो था वो इसके कजिन भाई, जिसकी बात मैंने की थी, रहमान डकैत, उससे इन दोनों की लड़ाई थी। अब ऐसा बताया जाता है कि मेयर इलेक्शन में कहीं ना कहीं रहमान डकैत ने अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट किया था, और अरशद पप्पू का जो कैंडिडेट है उसको इसने टारगेट किया था। अब हर किसी की निगाह जो थी वो आ गई थी उजैर बलूच पर। अब हर किसी ने डायरेक्ट कनेक्शन निकालने लगा कि इसका रहमान डकैत से कनेक्शन है। अब वो अरशद पप्पू के लिस्ट में आ गया था कि ये भी रहमान डकैत से जुड़ा हुआ है, और रहमान डकैत और अरशद पप्पू की ऐसी दुश्मनी थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एकदम कांटे की दुश्मनी थी, दोनों जरा भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब 2003 में उजैर के पापा को ये अरशद पप्पू के गैंग वाले किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करते और उजैर को बोलते कि इतने इतने पैसे चाहिए, पैसे ला कर दे।
फिरौती मांगी जाती है और धमकाया भी जाता है कि अगर पैसे नहीं दिए टाइम पे तो बड़ी बेरहमी से हत्या कर देंगे। उज़ैर अपने पापा को बचाने के लिए पुलिस के पास भागता है, यहाँ तक कि पैसे भी दे देता है। फिर भी जो अरशद पप्पू है वो मानता नहीं और उसके पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। इतनी बेरहमी से हत्या कर देता है कि डेड बॉडी भी देखने लायक नहीं बचती। उस समय फिर से जो उज़ैर के अंदर एक शांत स्वभाव वाला एक लड़का था, जो शांत स्वभाव वाला एक आदमी था, वो वहीं मर गया। और उस दिन से उसने ठान लिया कि जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। अब लेकिन वो जो रास्ता चुनता है, शुरुआती रास्ता, वो रास्ता होता है कोर्ट कचहरी का। और आप अक्सर आपको पता है ताकत के सामने कोर्ट कचहरी भी बहुत बार नतमस्तक हो जाती है। और ऐसा ही हुआ पाकिस्तान में। अब वो कोर्ट में तारीख पर जाने लगा तो उसको धमकाने लगे, उस पर हमला होने लगा कि अगर अरशद पप्पू के खिलाफ तुमने कुछ बोला, तुमने कुछ गवाही दी या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तुमने फोर्स किया पुलिस को या कोर्ट को, तो तुम्हारा हर्ष बुरा होगा। अब ऐसे में उज़ैर क्या करे? उज़ैर परेशान हो चुका था। उसको नहीं लग रहा था कि सिस्टम से उसकी कोई मदद होने वाली, क्योंकि सिस्टम तो इन गैंगस्टर्स की जेब में है। तो इसने वही सोच लिया कि मैं इस सिस्टम से परे जाकर अरशद पप्पू को ठिकाने लगाऊंगा। अब ऐसे में वो अपने भाई से मिलता है। वो देखता है कि भाई जो कर रहा है वो सही हो, गैंगस्टर है, उसको अपना बदला लेना है तो वो पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर और कोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं है, वो खुद से उसे फैसला लेना है। तो आज वो ऑन द स्पॉट फैसला ले देता है। इस बात को लेकर वो अपने भाई से इंप्रेस था और अपने भाई के पास चला गया। भाई ने बोला कि मैं तो बहुत पहले से चाहता था कि तू आए, और वो आ गया और उसने रहमान डकैत को ज्वाइन कर लिया। अब उज़ैर जो था वो बहुत स्मार्ट था। अब स्मार्ट था तो उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छी थी, पढ़ा लिखा था। तो रहमान डकैत उस पर डिपेंडेंट हो गया। वो बोला कि तू प्लानिंग प्लॉटिंग किया कर और तू समझाता अच्छा है तो तेरी एडवाइजिंग ही पूरी गैंग मानेगी। ऐसे में वो एडवाइस करने लगा, प्लानिंग करने लगा। रहमान डकैत की एक एक प्लानिंग सब कुछ वही डिसाइड करता था। वो फ्रंट पे कभी नहीं रहा, शुरुआत में बैक हैंड रहा रहमान डकैत का, लेकिन पीछे रहकर वो सब कुछ मैनेज कर रहा था। वो पॉलिटिक्स मैनेज कर रहा था, वो पुलिस मैनेज कर रहा था, वो सरकार को मैनेज कर रहा था और रहमान डकैत का राइट हैंड बन गया। रहमान डकैत उठते बैठते हर चीज़ में वो अरशद पप्पू से सलाह मशवरा करता था, फिर ही उन सब चीज़ों पर वो हामी भरता था। ऐसे में अब एक तरह से अरशद पप्पू का गैंग तो था ही, लेकिन यहाँ जो गैंग था रहमान डकैत का वो स्ट्रांग होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ अब जो सत्ता में उस स्टेट में मतलब कराची में जो पार्टी थी वो पार्टी रहमान डकैत को सपोर्ट करती थी। ऐसे में रहमान डकैत के पास पावर था, पुलिस कंट्रोल था, सिस्टम कंट्रोल था, तो वो जिसको चाह रहा था उसको मार दे रहा था और खूब खून खराबा हुआ। मतलब अब यहाँ से 2003 का समय शुरू हो जाता है। 2003 से लेकर 2009 तक पूरे लियारी में बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग उसमें जो गैंग्स के मेंबर हैं घायल होते हैं, बम ब्लास्ट, गोलियां, मतलब लियारी को एक तरह से बैटल ग्राउंड बना दिया गया। और दो गैंग इतने लड़ने लगे कि लोग परेशान हो गए। लोगों ने सरकारों से विनती की कि भाई ये लड़ाई शांत करवाओ, ये गैंग वॉर खत्म करवाओ। ऐसे में आपको याद होगा एसपी असलम चौधरी की भी एंट्री होती है। असलम चौधरी को वापस से भेज दिया जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर उसकी री एंट्री होती है जो मूवी में भी दिखाया। वैसे ही कुछ यहाँ भी होता है और जिसकी सरकार है उसके तरह के पुलिस ऑफिसर, मतलब उसके सपोर्ट के पुलिस ऑफिसर। ऐसे में अब उज़ैर जो था स्टार्ट से ही बैकहैंड पे था, कभी स्टार्ट सामने आकर नहीं करता था, तो ऑपरेशन प्लान्स करता था कि किसको कैसे मारना है, किस तरह से मारना है, ये सब चीज़ें हो रही थी। अब सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी थी। अब लियारी जो बन गया था वो नो गो जोन बन गया था। मतलब वहाँ जाना है तो अपने ऊपर निर्भर होकर जाओ, सरकार सिस्टम कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप वहाँ जाओगे तो मारे जा सकते हो, आप किडनैप हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ऐसे में ये सब चीज़ें चलती रही। अब यहां से तख्ता पलट होने वाला है। तख्ता पलट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से आ गया था अब उज़ैर बलूच के बढ़ने का समय। अब उज़ैर बलूच का नाम सीधे तौर पर फ्रंट पे आने वाला था और ये समय था 2009 से लेके 2013 का। अब 2009 में आपको पता होगा असलम चौधरी को लाया जाता है। असलम चौधरी को लाया जाता है कि जितने गैंग्स है सबको खत्म करो, लियारी में शांति चाहिए, और शांति के लिए तभी पॉसिबल है जब ये जो दोनों तीनों गैंग्स है इनका खात्मा हो। तो पुलिस एनकाउंटर में 2009 में पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा जाता है। असलम चौधरी को बताया जाता है कि अरशद पप्पू टिप ऑफ करता है, उस टिपिंग पे जो है रहमान डकैत की हत्या कर दी जाती है। हत्या क्या, एनकाउंटर कर दिया जाता है। एनकाउंटर के बाद बलूच आर्मी और बलूच से जुड़े जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खार खाने लगे थे असलम चौधरी से। असलम चौधरी को बहुत बार असैसिनेशन की वो भी हुई, अटेम्प्ट भी हुआ, लेकिन एसपी असलम चौधरी लाओ लश्कर के साथ घूमता था तो 2 बार बच गया, लेकिन तीसरी बार
जब उसका बदला लेना था रहमान डकैत का, तो तीसरी बार में उसको एक फिदायनी हमलावर आया बलूच, और उसने अपनी गाड़ी से असलम चौधरी की गाड़ी को टक्कर मारा और असलम चौधरी की मौत हो गई। अब ये थी रहमान डकैत के मौत के बाद की कहानी। रहमान डकैत चला गया, अब उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा? तो सबसे खास और जो गैंग को संभालता था वो था उज़ैर बलूच। और उज़ैर बलूच को जो पीपल पार्टी थी वो सपोर्ट भी करती थी, और वो सपोर्ट करती थी रहमान डकैत को भी। तो पीपल पार्टी भी चाहती थी कि जो पाकिस्तानी पीपल पार्टी वो भी चाहती थी कि इसकी जगह पे उज़ैर ही बैठे, और उज़ैर के कनेक्शंस बढ़ गए थे। लियारी में तो सिर्फ रहमान डकैत बैठता था, लेकिन इंटरनेशनली आईएसआई और बाकी संगठनों से उज़ैर के कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, और बलूचों से भी उसकी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। शेर बलूच का खिताब था रहमान डकैत के पास, बोला जाता है, क्योंकि रहमान डकैत पावर से, पैसे से, हर चीज़ से बलूचिस्तान के लोगों की मदद कर रहा था। ऐसे में उज़ैर भी आ गया, और उज़ैर भी बलूच लोगों का एक तरह से चेहरा बन गया। अब यहाँ से उसने क्या किया, उसने एक तरह से कह सकते हैं कि एक कमेटी बनाई जिसका नाम था पीपल अमन कमेटी। अब उसका खुद ही चीफ बन गया, और एक तरह से उसको बाद में वो एज ए रिप्रेजेंट करने वाला था एक पॉलिटिकल पार्टी, और यहीं से उसने अपने आप की छवि जो है वो सुधारने की कोशिश की। फिर उसने पीपल अमन पार्टी बना दिया, कमेटी बना दिया, उसका हेड बन गया। अब यहाँ से उसके जो पॉलिटिकल कनेक्शन थे पाकिस्तान पीपल पार्टी से वो अच्छे हो गए, और यहाँ से पुलिस उसके अंडर आ गई, क्योंकि जो कराची में उस समय जो हुकूमत थी वो पाकिस्तानी पीपल पार्टी की थी। और लेकिन सेंटर में, मतलब जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की थी और सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, वैसे उस समय पे वहाँ जो सरकार थी वो कराची में जो सरकार थी वो पाकिस्तानी पीपल पार्टी की थी, और जो सेंटर में सरकार थी वो नवाज शरीफ की सरकार थी। अब ऐसे में पुलिस जो थी, स्टेट पुलिस, तो इनके हाथ में थी, ये जैसे चाहे वैसे स्टेट पुलिस को अपने साथ घुमा दे रहे थे। अब पुलिस पॉलिटिकल कनेक्शन मिलकर और ताकतवर बनाता जा रहा था उज़ैर को। उज़ैर अब कोई नॉर्मल गैंगस्टर नहीं रह गया था, अब वो बहुत बड़ा नाम बन चुका था, और उसका आतंक धीरे धीरे पूरे लियारी में फैल गया था। अब यहां से शुरू होती है बदले की कहानी। अब 2013 का समय आ गया है, उज़ैर अपनी कोई चीज़ें भूला नहीं है, वो पहले तो अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अब डिसाइड करता है कि अपने पिता का बदला लेना है, और अपने कजिन भाई का भी बदला लेना है, जिसकी मौत के पीछे एक ही नाम सामने आता है, वो है अरशद पप्पू। अरशद पप्पू को मारना भी कोई नॉर्मल खेल नहीं था, क्योंकि अरशद पप्पू भी जिस इलाके में रहता था उस इलाके की घेराबंदी उसके लोगों ने कर रखी थी। उस इलाके में घुसना, उसको वहां से निकाल कर मारना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन जिसके साथ पुलिस थी उसकी ताकत बढ़ जाती थी। तो ऐसे में अरशद पप्पू गैंग के साथ पुलिस का सपोर्ट नहीं था, लेकिन उज़ैर के साथ पुलिस का सपोर्ट था। तो पुलिस ने एक मोर्चा संभाल कर रखा था, दूसरा मोर्चा उज़ैर ने संभाला, और उज़ैर जो है अरशद पप्पू तक पहुंच जाता है, उसको और उसके भाई को दोनों को किडनैप कर लेता है, मेन चौराहे पर लाता है, मारता है बड़ी बेरहमी से, मारने के बाद जला देता है, जलाने के बाद राख जो है वो नाले में फेंक देता है। और कई अखबारों में ये भी खबर है कि उसकी मुंडी के साथ, उसके सर के साथ वो फुटबॉल खेलता है कि एरिया में ऐसी दहशत बैठ जाए कि उज़ैर बलूच के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। और ऐसा ही हुआ, उज़ैर बलूच ने जब उसकी हत्या कर दी अरशद पप्पू की, तब एरिया में ऐसा दहशत फैल गया कि हर कोई डरने लगा। अब हर कोई कहने लगा कि भाई उज़ैर बलूच से तो हम पंगा नहीं ले सकते। अब यहाँ से जो मूवमेंट था पुलिस का वो भी एक तरह से मीडिया में बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। सब लोग बोलने लगे कि यार ये गैंगस्टर चला रहे हैं क्या पूरा राज्य, और इतना ज़्यादा खौफ, उसकी वीडियो वायरल, और वो जो गैंग वॉर थी उसकी वीडियो वायरल। ऐसे में अब यहाँ से उज़ैर जो था वो स्ट्रांग होता जा रहा था धीरे धीरे, अब उसका नाम मार्केट में बढ़ गया था, तो उस पर जो नज़र थी वो आईएसआई की ज़्यादा पड़ गई और इंडियन मुजाहिदीन की, दोनों की। अब इन लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो इंटरनेशनल कनेक्शंस इसने बढ़ा दिए, ड्रग्स के धंधे में घुस गया था, दुबई से लेके अलग अलग कंट्री में इसके कनेक्शंस बढ़ते गए और वहाँ से ड्रग्स मंगा रहा था। मूवी में दिखाया है कि इलियास कश्मीरी जो था इस समय पे उससे कनेक्ट में था, लेकिन इलियास कश्मीरी 2011 में ही मारा गया था यूएस के ड्रोन अटैक में, तो इलियास कश्मीरी का अभी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। इस समय तक तो इलियास कश्मीरी मर गया था, अब इलियास कश्मीरी का कोई कनेक्शन ही नहीं आता। तो ये फैक्ट तो मूवी में जो दिखाया वो गलत है, उसको मैं आगे करेक्ट कर दे रहा हूँ। अब 2014 में सिंध सरकार जो आई वो सीधा जो है उज़ैर बलूच के खिलाफ रेड वारंट जारी कर दी। अब क्योंकि सरकार को लगा कि अगर कराची पर कब्जा चाहिए तो ऐसे गैंगस्टरों को भगाना पड़ेगा, तभी जाकर पीपल पार्टी जो है वो हार पाएगी और उसके बाद हमारी सरकार वहाँ बन पाएगी। तो ऐसे में
उन लोगों ने, सिंध सरकार ने रेड वारंट जारी किया, 20 लाख का इनाम रखा। अब 20 लाख का इनाम रखा तो उजैर बोला कि अब तो भाई भागना पड़ेगा, और वह तुरंत भाग जाता है और वो ईरान जाता है, ईरान से दुबई, दुबई से मस्कट, और ऐसे ही ट्रैवल करता रहा। और वो दुबई में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था और मस्कट में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। ईरान में पहले से फैमिली कनेक्शन थे तो ईरान में भी वो अपना जो है वो अपना नेटवर्क बढ़ाता रहा। बलूच में भी लोग, बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ जुड़ा रहा। ऐसे में उसके कनेक्शन काफ़ी वास्ट हो गए थे और बहुत बढ़ गए थे। उसके पास ईरानियन पासपोर्ट था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब इन सब चीज़ों के बाद सिस्टम में एक तरह से उसकी पकड़ अच्छी हो गई थी और वो फरार हो गया था। अब उसके बारे में अब सरकार उसके पीछे पड़ जाती है और पता चलता है कि ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको बैक फुट पर ये उसे सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में इसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तानी सरकार ने इंटरपोल को इसके बारे में जानकारी दी और इंटरपोल को जब इसकी जानकारी मिली तो दुबई में 29 जनवरी 2014, अब इस टाइम पे दुबई एयरपोर्ट पर इंटरपोल ने इसे हिरासत में लिया। उससे कई साल तक पूछताछ की, मतलब 2 साल तक, वो 1 साल, मतलब 2015 में वो दुबई में ही था। दुबई की जो पुलिस है वो उससे पूछताछ कर रही थी और कराची रेंजर्स को 2016 में इसे सौंप दिया गया। अब देखिए कराची रेंजर्स क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। अगर स्टेट फोर्स होती तो फिर पुलिस होती, अब वहाँ उसकी सरकार थी, पीपल पार्टी, मतलब उसकी सपोर्टिव सरकार, ऐसे में वो बच जाता। तो पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स जो जैसे यहाँ NIA है और बाकी टीम्स है, वैसे ही वहाँ भी पाकिस्तानी रेंजर्स टेररिज्म से जुड़े मामले, ऐसे बड़े मामले जो थे इंटरपोल से जुड़े, वो वही देख रहे थे। अब इसके बारे में जानते थोड़ा, इसकी तब तक इसने अपना साम्राज्य कितना बढ़ा लिया था। तो इसने लियारी में तो अनगिनत प्रॉपर्टी थी, मतलब पूरा जो एक इलाका था वो इसी का था, और खुद का जो घर बनाया था इसने, महल जैसा बनाया था, उसमें स्विमिंग पूल से लेकर सब कुछ था, और खुद की प्राइवेट आर्मी थी। कम से कम 500 से 600 लड़के हमेशा रहते थे गन्स वगैरह के साथ तैयार हर दूसरे घर में। मतलब आप उस एरिया में घुस गए और किसी ने बोल दिया खतरा है उजैर भाई को, तो फिर हर कोई आ जाएगा अपने घर से गन्स लेकर। तो इस तरह का माहौल था। अब उसे कस्टडी में ले लिया गया। फिर कस्टडी में ले लिया गया तो कोर्ट में जो है वो बहुत दिनों तक प्रोसीडिंग चली, पूरा मामला चला और उजैर को जो है मिलिट्री कोर्ट में पेश किया गया। अब जेल कोर्ट ने जो सज़ा सुना दी उसको कि भाई इसने तो बहुत बड़े बड़े जुर्म इसके ऊपर है, हत्या, 50 से ज़्यादा मुकदमे थे, टारगेट किलिंग, वसूली, टेररिज्म फंडिंग और बहुत सारे ऐसे मुकदमे थे। और इसको बताया गया कि ये स्पाई है, लेकिन ये भारत का स्पाई नहीं है, ईरान का स्पाई है। ईरान जाता आता है, ईरान के लोगों से इसका कनेक्शन है और ईरान के लिए स्पाई का काम कर रहा है। ऐसे में अब 2016 से लेकर 2020 तक इसका जो डाउनफॉल है वो एक अचानक से शुरू हुआ और डाउनफॉल होता ही गया। फिर अब इसे जो है जेल में भेज दिया गया और 7 अप्रैल 2020 को इसको सज़ा सुना दी गई और कराची सेंट्रल जेल जो था वहाँ इसे शिफ्ट कर दिया गया। अब ये वहाँ रहा, वहाँ से इसका नेटवर्क जो है धीरे धीरे टूटता गया और धीरे धीरे पुलिस ने एक तरह से लियारी में शांति ला दी थी और पाकिस्तानी रेंजर्स ने लियारी में शांति ला दी थी। अब ऐसे में ये जेल में बैठ गया, लेकिन इसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था, तो ISI इसके नेटवर्क का कभी कभी इस्तेमाल भी करता था, उसका इसे बेनिफिट भी दिया जाता था, ये कभी कभी बाहर आ जाता था। लेकिन इस बारे में सरकार, ना पुलिस, ना मीडिया, किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन एजेंसीज को ये इन सब चीज़ों के बारे में पता था क्योंकि इसके दुबई में भी अच्छे कनेक्शंस थे। तो ऐसे ही ये रह तो रहा है जेल में, लेकिन जेल में बताया जाता है कि इसको सब कुछ में मुहैया कराया जा रहा है और ये ISI का एक तरह से एसेट था। लेकिन सरकार फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा था और इन्हें शक था कि बलूच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसे जेल में डाल दिया गया। अब जब तक बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ की सरकार थी तब तक ये जेल में रहेगा। अगर सरकार बदली, फिर दूसरी सरकार आती है, फिर तीसरी सरकार आती है, लेकिन उजैर बलूच के बचने का सपना जो है अब अधूरा रह गया क्योंकि 2020 में उसे सज़ा सुनाई गई। अब 2032 तक उसकी 12 साल की सज़ा जो है वो पूरी हो गई। इस बीच किसी सरकार में तख्ता पलट होता है तो क्या पता उजैर बलूच जेल से भाग जाए, छूट जाए और वापस से अपने गैंग को संभाले। इस बीच अब उसका गैंग कौन संभाल रहा है? तो अब उसका गैंग कोई नहीं संभाल रहा। उसके गैंग में ही 10 तरह के विभाजन हो गए, मतलब 10 तरह के डिवाइडेशन हो गए और छोटे छोटे गैंग्स बन गए, लेकिन कोई वैसे बड़े नेटवर्क के जरिए काम नहीं कर रहा। और उजैर बलूच जैसा कोई दूसरा नहीं आ पाया, रहमान डकैत जैसा कोई दूसरा नहीं आ पाया। तो हर किसी का सवाल था कि क्या स्टोरी मूवी में जो दिखाई गई हैं चीज़ें सही है। देखिए 70% चीज़ें अगर देखा जाए तो उजैर बलूच से मैच करी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं करी, जैसे इलियास कश्मीरी के साथ उसका कनेक्शन वो नहीं, क्योंकि इलियास कश्मीरी जो है 2011 में ही मारा गया था और उससे पहले वो पाकिस्तान से उसने दुश्मनी मोल ली थी, तो वो अपनी अलग उसने ब्रिगेड बना ली थी और उसी ब्रिगेड के थ्रू वो पाकिस्तान से भी लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था इलियास कश्मीरी? क्योंकि उसे लगता था उसने, पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की तालिबान से लड़ाई में और अमेरिका को अपना
वो दे दिया इसने, एयरपोर्ट वगैरह यूज़ करने को दे दिया, आर्मी एयरपोर्ट। तो ऐसे में इलियास कश्मीरी की भी स्टोरी अपने आप में ही बहुत दिलचस्प थी, और मैंने इलियास कश्मीरी की स्टोरी का एक वीडियो क्राइम तक पे रिकॉर्ड किया है, वो मैं आखिरी में उसका लिंक लगा दूंगा। दोस्तों आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो पर जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं मूवी और रियल स्टोरी में कितना फर्क है, और क्या कुछ जो है मूवी में नहीं दिखाया गया और वो रियल में उनसे बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं खाता। तो दोस्तों आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।